हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपना टॉपिक है वो है ट्रायंगलिक अधिशोषण समतापी। कौन सा है? ट्रायंगलिक अधिशोषण समतापी। इससे पहले अपन ने जब पढ़ा था तो ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण, उसमें 5 उसको प्रभावित करने वाले कारक थे। अधिशोषक की प्रकृति, किसकी? अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा दाब का, चौथा ताप का प्रभाव और पांचवा था अधिशोषण का सक्रिय। उनका अध्ययन किया था, जिसमें दाब अधिशोषण की मात्रा के समानुपाती होता है, लेकिन ताप की बात करें तो ताप अधिशोषण की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती तो होता है भौतिक अधिशोषण में, और रासायनिक अधिशोषण में पहले तो समानुपाती होता है, बाद में वापस व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अधिशोषण की सक्रियकरण की बात करें तो वो 3 तरीके से कर सकते हैं: खुरदरा कर, बारीक पीस कर, या फिर अशुद्धियों को हटाकर। जब दाब का प्रभाव की बात करें तो ताप को स्थिर रखा था, तो अपन ने बोला था कि अधिशोषण समतापी। अब अधिशोषण समतापी में एक तो आलेखी वक्रता और एक गणितीय विवेचन, उन दोनों का या गणितीय विवेचन को आलेखी जो वक्र है उसके द्वारा आसानी से समझाने के लिए कौन है? वैज्ञानिक फ्रेंडली। कौन था? फ्रेंडली। उसके द्वारा उस वक्र के आधार पर इसको समझाया गया। किसके आधार पर? वक्र के आधार पर। उसने क्या दिया? इसका गणितीय रूप दिया। क्या दिया? गणितीय रूप दिया, जिसमें इसने बताया कि कैसे अधिशोषण की जो क्षमता होती है वो दाब पर निर्भर करती है। कब बढ़ती है, कब समान रहती है, कब वापस क्या होती है, उसके बराबर परतों के रूप में रहती है। तो सबसे पहले एक वक्र बनाया गया। क्या बनाया गया? वक्र बनाया गया, जिसमें ये वक्र बनाया किस किस के मध्य? दाब, किस किस के मध्य? दाब और अधिशोषण क्षमता, अधिशोषण की मात्रा x/m और ये p के मध्य। क्या बनाया गया? ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ रेगुलरली ऐसे, ये जो प्रेशर था इसको क्या बोला गया था? PS। क्या बोला गया था? PS। x/m पर पहले बढ़ता है, फिर लगभग इसके नॉर्मली ऐसे होता है और फिर लास्ट में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो इसके लिए उसने एक सूत्र दिए थे कि x/m is equal to kp, x/m is equal to kp, और एक यहाँ के लिए दिया x/m is equal to kp। ठीक है, तो अब उसने देखो ये दिया, आपने दिया x/m is equal to k। यहां पर इसने दिया इसकी 1/n के बराबर है, इसकी प्रेशर की 1/n। यहां पर इसने दिया कि 1/n के बराबर, और यहां पर इसने दिया 0। यहां पर दाब पर निर्भर नहीं करता, जब दाब कितना बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 प्रकार से इसने दी। तो अपन इस गणितीय रूप को उसने समझाने का जो तरीका था इसका ट्रायंगल का, तो उसने ऐसे समझाया कि x/m और p के मध्य ग्राफ बनाया, जिसके अंदर ये पहले एकदम सीधा बढ़ता है, तो सा टेढ़ा होता है, लास्ट में एकदम क्या हो जाता है? इसके समानुपाती, या फिर आप समानुपाती नहीं, निर्भर नहीं रहता दाब पर निर्भर नहीं करता। तो उसके आधार पर इसने समझाया। तो इसके लिए इसने दाब की 3 कंडीशन दे दी। पहला बोला कि निम्न दाब पर, किस पर? निम्न दाब पर। दूसरा उसने बोला उच्च दाब पर, और तीसरा बोला मध्यम दाब पर। मध्यम दाब, ये इसने दाब को 3 भागों में विभक्त कर लिया कि एक बार जब शुरुआत में थोड़ा सा कम था, एक थोड़ा बीच वाला और एक लास्ट वाला तो उच्च दाब था। जैसे जैसे दाब बढ़ा रहा है, तो ये किसने किया था? फ्रेंडली। क्या किसने किया था? फ्रेंडली। अब अपने अधिशोषण की जो दाब का प्रभाव था उसमें पता था कि ताप स्थिर रहे, ताप क्या रहे? स्थिर रहे, तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। दाब की क्या होती है? समानुपाती। तो सबसे पहले अपन किस पर अध्ययन करते हैं? निम्न दाब। किस पर? निम्न दाब पर। तो निम्न दाब की बात करते हैं जब क्या हो? टेम्परेचर बहुत कम हो, यहां पर क्या हो? यहां पर तब बात करते हैं तो बोलते हैं कि x/m x क्या है? अधिशोषक का भार, और m है अधिशोषक की मात्रा। x क्या है? अधिशोषक का भार,
एक्स एम क्या है? अधिशोषण की मात्रा समानुपाती किसके? पी, दाब के समानुपाती, अधिशोषण की मात्रा और दाब। या ऐसे लिख सकते हो, अधिशोषण मात्रा समानुपाती दाब स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर x अपॉन m समानुपाती p। अब यदि किसको, और अपन क्या कर रहे हैं, बहुत कम टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा 1, घातांक क्या हो जाएगी 1। अब देखो x अपॉन m समानुपाती के चिन्ह को होगा k p1, क्या हो जाएगा k p, घातांक क्या हो जाएगी 1। k क्या है? स्थिरांक, क्या है? स्थिरांक। k एक क्या है? स्थिरांक है, इसको समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं। यानी x अपॉन m उसके p1 घातांक के समानुपाती होता है, p1 घातांक के समानुपाती होता है। यानी निम्न दाब पर x अपॉन m तथा p के मध्य यदि वक्र बना जाए तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होगी। कब? जब दाब कम होगा। जब दाब कम होगा तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होगी और घातांक का मान क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। तो ये सबसे पहले ये किस पर आ गया? निम्न दाब, निम्न दाब। अब इसके बाद में अपन इसका दूसरा परिवर्तन पढ़ते हैं जिसके अंदर है उच्च दाब। दाब क्या हो रहा हो? बहुत ज्यादा। तो यदि दाब ज्यादा हो तो दाब बहुत ज्यादा करने पर वो उस पर निर्भर नहीं करता। ये क्या हो गया? P0। क्या हो गया? P0। यदि यहाँ पर P0 है इसका मतलब इसके दाब पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये समानुपाती क्या हो जाएगा? K, लेकिन क्या हो जाएगा? x m और k p। यदि अपन 0 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? 0 लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया ये कि p पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर दाब पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर नहीं कर रही, यहाँ पर दाब पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर नहीं कर रही। तो पहले के अंदर क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। दूसरे के अंदर इस पर दाब पर निर्भर नहीं कर रही। तो निम्न दाब के आगे आप लिख सकते हो समानुपाती, अधिशोषण की मात्रा p क्या होते हैं? समानुपाती। दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे, जिसके लिए आगे में उस दाब पर निर्भर नहीं, ठीक है, निर्भर नहीं कर रहे। अब है तीसरा। तीसरा कौन सा वाला है? मध्यम दाब का। कौन सा वाला है? मध्यम दाब। ये मध्यम दाब। तो मध्यम दाब की बात करते हैं, अब यहां पर आता है इसका मतलब अधिशोषण x अपॉन m, अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? x अपॉन m, तथा जो p दाब है, जो p दाब है उसका जो घातांक है, उसका घातांक है उसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य होता है, उसकी घातांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। यानी ये 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, यानी अधिशोषण की मात्रा और दाब, अधिशोषण मात्रा और दाब का उनकी घातांक का जो मान है वो कहाँ होता है? 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य। तब बनता है x अपॉन m समानुपाती p 1 अपॉन n। तो यदि ये वाला ग्राफ इसको बना जाए, समानुपाती के चिन्ह को यदि अपन हटाएं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू kp 1 अपॉन n। ये कौन सा होगा? मध्यम दाब। और ये कौन सी अवस्था होगी? ये वाली अवस्था होगी, जिसके अंदर ना तो 1 मान हो सकता ना 0 हो सकता, इन दोनों के मध्य होगा। इन दोनों की क्या होगा? मध्य होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन बोले कि इसके दाब के मध्य इसका लघु गुणक लिया जाए।
क्या लिया जाए, लघु गुणक लिया जाए। तो इस समीकरण को अपन आगे बढ़ाते हैं। यदि इसका लघु गुणक लिया जाए, इसका x अपॉन n इज इक्वल टू kp 1 अपॉन n, दोनों ओर लघु गुणक लेने पर log x अपॉन n इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये आता है कि 1 अपॉन n किसके रूप में, घातांक में से कहां जाएगी पहले, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, log x अपॉन n में जो log k प्लस 1 अपॉन n log p। n और k क्या है, स्थिरांक। n व k क्या है, स्थिरांक। क्या है, स्थिरांक। अब ये बोले कि log x अपॉन m और log p के मध्य ग्राफ बनाओ। log x अपॉन m और log p के मध्य ग्राफ बनाओ। तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आसानी वाले तरीके में अपन ने ग्राफ बनाना सीख रखा है। यानी एक बार बना के बताओ, इसे आप ट्राई करो, इसे आप बना सकते हो। किस किस के मध्य, log x अपॉन m और log p के मध्य। बनाओ, देखो कितना टाइम लगता है। ये ठीक है, सूत्र क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तो था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू, तो y तो क्या है, log x अपॉन m, तो y यहां लिखते थे, x यहां लिखते थे, ठीक, c यहां लिखते थे या फिर यहां लिखते थे, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और m क्या था, ढाल, c क्या था, स्लोप। तो यहां पर यदि मान रखूं तो y इज इक्वल टू क्या है, log x अपॉन m, y इज इक्वल टू log x अपॉन m, log x अपॉन m। x यानी ग्राफ किसके से मतलब है, log p के, तो log p क्या हो गया, log p क्या हो गया, x। अब x के इनटू में है वो m हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो ढाल क्या हो गया, 1 अपॉन n, तो ढाल कौन हो गया, ढाल 1 अपॉन n। और प्लस में जो भी होता है वो क्या होता है, अंतःखंड या इंटरसेक्ट बोल सकते हैं। तो आप इसको बोलो तो ये y और x एक दूसरे से समानुपाती होता है, तो सीधी लाइन बनती है। यहाँ पर भी एक दूसरे के क्या है, समानुपाती होता है। तो ये बन गया, ये जो है ये क्या हो गया, अंतःखंड। क्या बोलते हैं, अंतःखंड log k। ये जो ढाल है या फिर बोल सकते हो स्लोप, ये है 1 अपॉन n। तो ये एक क्या हो गया, इसके मध्य log x अपॉन m और log p के मध्य क्या हो गया, ग्राफ हो गया। क्या हो गया, log x अपॉन m व log p के मध्य ग्राफ हो गया। तो इसके आधार पर आप अपना लिख लीजिए, ये वाला कंप्लीट फास्ट वाला ये वाला अच्छे से समझाया कि इसमें लघु गुणक लेने पर log x अपॉन m होता है इज इक्वल टू log k हो जाएगा। log p की बात करते हैं, जैसे घातांक है तो 1 अपॉन n पहले आ जाएगा, log p हो जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो c यहां पर log k है, y इज इक्वल टू log x अपॉन m है, और x क्या है, log p है। अब x के इनटू में कौन होता है, m होता है, जिसको ढाल बोलते हैं। तो log p के इनटू में कौन है, 1 अपॉन n है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो ये था फ्रेंडलिक का अधिशोषण क्षमता, गणितीय विवेचन, इसके अपनी व्याख्या आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर x अपॉन m में जो kp 1 है, यहाँ पर kp 0 है, ये 0 और 1 के मध्य है, इसको आप 1 अपॉन n बोल सकते हैं। n और k एक दूसरे के क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। अगला जो इसके अंदर टॉपिक है उसका अपन अध्ययन करते हैं, जिसमें है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। किसमें है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में
अधिशोषण। इसमें विलयन प्रावस्था की बात क्या लिया गया? विलयन। पिछली बार क्या था? ठोस और गैस, ठोस और गैस। अब की बार किसका अध्ययन करेंगे? विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। तो अगर बोलते हैं कि अधिशोषण विलयन प्रावस्था में भी होता है, विलयन प्रावस्था में भी क्या होता है? अधिशोषण होता है। जैसे गैस का ठोस पर अधिशोषण होता है, वैसे ही विलयन प्रावस्था में भी क्या होता है? अधिशोषण होता है। कोई भी जो ठोस होगा वो विलयन को भी क्या करता है? अधिशोषित करता है। अपने पृष्ठ के ऊपर या अपने पृष्ठ की सतह के ऊपर क्या करता है? विलयन को क्या करता है? अधिशोषित करता है। क्या करता है? अधिशोषण करता है। जैसे गैस का किया था वैसा का वैसा विलयन का भी क्या करता है? अधिशोषण करता है। क्योंकि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि ठोस या द्रव्य अधिशोषक के रूप में हो सकते हैं, गैस और द्रव्य किसके रूप में हो सकते हैं? अधिशोषक के रूप में। तो यहाँ पर अधिशोषक के रूप में कौन है? विलयन है। कौन है? विलयन है, या फिर आप बोल सकते हो द्रव्य है। तो इसमें बोलते हैं कि कोई भी अधिशोषक विलयन में से विशिष्ट विलय को विलय व विलयन की अपेक्षा अधिक अधिशोषित करता है। क्या बोला? कोई भी अधिशोषक, कोई भी क्या है? अधिशोषक है, वो विलयन में, इसमें विलयन में से विशिष्ट विलय, इसको विशिष्ट विलय को विलय व विलयन की अपेक्षा अधिक अधिशोषित करता है। क्या मतलब? मतलब ऐसे हुआ कि कोई भी आपका विलयन है, उसमें विलय है, विलय और विलय करके क्या बना हुआ है? विलयन बना हुआ है। तो उसमें यदि आप अधिशोषक डालते हो तो वो विलय या विलयन की अपेक्षा उस विशिष्ट विलय यानी वह अधिशोषक उन विलय जो अलग अलग पदार्थ डले हुए हैं उनमें से किसी एक को, जिसमें उसकी क्षमता क्या हो? पकड़ने की, अधिशोषित करने की क्षमता ज्यादा हो, उसको पहले क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। यानी उसकी विशिष्ट विलय को विलय व विलयन की अपेक्षा अधिक अधिशोषित करने की क्षमता होती है। जैसे अपन बात करें तो बोलते हैं जानतव चारकोल होता है। जानतव चारकोल होता है, वो अशुद्ध शर्करा को विरंजित कर देता है। किसको? जानतव चारकोल अशुद्ध शर्करा को क्या कर देता है? विरंजित कर देता है। क्या कर देता है? विरंजित कर देता है। इसमें जो चारकोल होता है, जानतव चारकोल, वो रंजकों को अपने ऊपर क्या कर लेते हैं? अधिशोषित कर लेते हैं और शुद्ध शर्करा को जो विलयन के रूप में उसको छोड़ देते हैं। यानी किसको कर लिया? विशिष्ट को। किसको? विशिष्ट को। उन रंजकों को अपने ऊपर क्या कर लिया? अधिशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अधिशोषित कर लिया। तो यदि इसका गणितीय विवेचन देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? गणितीय विवेचन देखें तो ये गणितीय विवेचन इसमें एकदम गैसों का जो अधिशोषण होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, यानी उसके जैसा ही होता है, जिसको आप एक निम्न सूत्र है जिसके द्वारा आप समझा सकते हो, जिसमें अपना गैसों के लिए क्या था? x/m = Kp1/n था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब विलयन प्रावस्था है तो x/m = Kc1/n। क्या है? 1/n। अब यदि आपको पूछे कि x/m = Kc1/n, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर x को आप बोल सकते हो अधिशोष्य भार, n को आप बोल सकते हो अधिशोषक मात्रा, c को आप बोल सकते हो साम्य अवस्था पर विलयन की सांद्रता, और k को आप बोल सकते हो स्थिरांक, और n भी क्या है? स्थिरांक। तो वहां पर प्रेशर काम में आ रहा था गैसों के अंदर, और विलयन के अंदर क्या काम आएगी? सांद्रता। इतना ही फर्क है, बाकी दोनों में सेम है। गैसें जब अधिशोष्य के रूप में हो, गैसें जब अधिशोष्य के रूप में हो तो वहां पर प्रेशर काम में लेना है, जबकि जब क्या हो?
विलेन हो किसके रूप में, अधिशोषण के रूप में, तो अपने क्या लेनी है, सांद्रता काम में लेनी है। क्या लेनी है, सांद्रता काम में लेनी है। तो आज की अपने जो दो टॉपिक थे, पहला टॉपिक था फ्रैंकलिन का अधिशोषण क्षमता भी, और दूसरा विलियन प्रावस्था में अधिशोषण, विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। तो इन दोनों का अपन ने अध्ययन किया, जिसमें गणितीय विश्लेषण को, इसको ग्राफ को समझाया। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर P काम में आ रहा है, यहाँ पर C, वहां पर प्रेशर दाब काम में आ रहा है, गैस है तो दाब काम में आएगा। यहाँ पर जब विलियन है तो उसकी सांद्रता की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सांद्रता की बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। इसके अधिशोषण के अनुप्रयोग जो अपने अगली क्लास के अंदर कंप्लीट